सैटरडे नाइट, पॉपकॉर्न और एक अच्छी सी फिल्म, इससे ज्यादा और किसी को क्या चाहिए। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब लोग फ्राइडे का बेताबी से इंतजार किया करते थे ताकि वो नई फिल्म देख सके। फ्राइडे को मूवी थिएटर्स के बाहर लोगों की लाइन लग जाती थी। पर दोस्तों अगर हम अब की बात करें तो मूवी देखने के लिए ज्यादातर लोग अपने बेड पे पड़े रहकर मूवी देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं और इन सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म में टॉप पर है नेटफ्लिक्स। वैसे क्या आपको पता है कि नेटफ्लिक्स की शुरुआत कब हुई थी? 1997 में। हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स इतना पुराना है। लेकिन दोस्तों जब नेटफ्लिक्स की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त मार्केट का किंग कोई और था और आज वो किंग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं ब्लॉकबस्टर की। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ब्लॉकबस्टर वर्ड तो सुना होगा लेकिन ब्लॉकबस्टर के बारे में शायद ही जानते होंगे। देखिए दोस्तों, एक टाइम ऐसा भी था जब एंटरटेनमेंट की बात होती थी तो हर किसी की जुबान पे सिर्फ एक ही नाम आता था, ब्लॉकबस्टर। वो पूरे मार्केट का एकमात्र किंग था। फिर एंट्री होती है नेटफ्लिक्स की और कुछ ऐसा हुआ कि ब्लॉकबस्टर आसमान से जमीन पर आ गिरा। अब दोस्तों आप में से मैक्सिमम लोग जानना चाह रहे होंगे कि ब्लॉकबस्टर के साथ ऐसा क्या हुआ, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताइए कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। देखिए दोस्तों, आज से 40-50 साल पहले की बात है। तब ना तो सीडी होती थी, ना डीवीडी होती थी और ना ही लोगों के घर में केबल कनेक्शन हुआ करते थे। उस टाइम पे एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को या तो थिएटर में जाना पड़ता था या VHS कैसेट खरीद कर देखना पड़ता था। जो लोग 80s में या 90s में पैदा हुए होंगे उनमें से कुछ लोगों ने VHS कैसेट्स का एक्सपीरियंस भी किया होगा। बड़ी बड़ी कैसेट्स आती थी, पूरा मोहल्ला एक साथ बैठकर फिल्म एंजॉय किया करता था। लेकिन दोस्तों ये जो VHS कैसेट होती थी वो बहुत महंगी मिलती थी। एक बार फिल्म देखने के बाद में इसका कोई काम भी बचता नहीं था। सो अमेरिका में एक डेविड नाम का आदमी रहता था जिसकी एक कंपनी थी और उसमें काफी सारे एम्प्लॉइज काम किया करते थे। तो एक बार डेविड की वाइफ ने ऑब्जर्व किया कि उसकी कंपनी में काम करने वाले मैक्सिमम लोग एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मों के कैसेट्स की बात किया करते थे। वो अक्सर कहा करते थे कि यार तेरे पास अगर फिल्म का कोई VHS कैसेट है तो मुझे दे दे, मैं भी देख लूंगा। खुद खरीदने जाऊंगा तो बहुत पैसा लगेगा। तो यहाँ से डेविड की वाइफ को एक आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसी कंपनी शुरू की जाए जो लोगों को VHS कैसेट रेंट पे देने का काम करे। अब दोस्तों एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए कैसेट है जिसका प्राइस है 1000 रुपया। अभी जो कैसेट खरीदा है इसे कितने भी लोगों को रेंट पे दिया जा सकता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 100 रुपए के हिसाब से रेंट पे कैसेट दी जाती है तो 10 लोगों को जैसे ही रेंट पे दे दी जाएगी उसके बाद में जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो तो रिकवर हो जाएगा। उसके बाद में जो भी होगा पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा। सो डेविड की वाइफ ने ये आइडिया डेविड को बताया, जिसके बाद में डेविड ने तुरंत एक्शन लेने से पहले इंडस्ट्री को स्टडी किया, बिजनेस में क्या पोटेंशियल है ये फाइंड आउट किया और फाइनली डेविड ने ये रियलाइज किया कि ये $1 मिलियन आइडिया बन सकता है। उसके बाद में डेविड ने अपनी पुरानी कंपनी से जो भी प्रॉफिट कमाया था उसे ब्लॉकबस्टर की शुरुआत करने में लगा दिया। ब्लॉकबस्टर का पहला स्टोर 19 अक्टूबर 1985 में अमेरिका के डैलास में ओपन हुआ। इस स्टोर में लगभग 8000 VHS और 2000 बेटा टेप्स थे ताकि कस्टमर्स को वाइड वैरायटी मिल सके। डेविड ने ब्लॉकबस्टर के लुक में ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही सोच समझ के यूज किया था ताकि लोगों को दूर से ही दिख जाए और वो स्टोर की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ऐसे एम्प्लॉयज को हायर किया था जो सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं थे बल्कि वो खुद मूवी लवर थे। हर एक एम्प्लॉय को मूवीज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती थी। अब उन्होंने ऐसे एम्प्लॉयज को क्यों हायर किया, इसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी है। देखिए, कस्टमर्स को वो बेस्ट एक्सपीरियंस देना चाहते थे। अब मान लीजिए अगर कोई कस्टमर उनके स्टोर में आता है और वो कंफ्यूज होता है कि वो किस डायरेक्टर की या किस एक्टर की फिल्म देखे, तो ऐसे में उनका कंफ्यूजन वही इंसान दूर कर सकता है जिसको खुद फिल्म्स के बारे में नॉलेज हो। दोस्तों डेविड ने रेंट के साथ साथ मेंबरशिप कार्ड की भी शुरुआत की थी, मतलब कस्टमर मंथली या फिर ईयरली मेंबरशिप ले सकते थे। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे उन्होंने ब्लॉकबस्टर नाम ही क्यों रखा। सो देखिए, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन तो नहीं है, लेकिन देखिए हॉलीवुड में जो मूवी हिट हो जाती थी उन्हें ब्लॉकबस्टर कहा जाता था और ये नाम सुनने में भी बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी ब्लॉकबस्टर ही रखा। देखिए, ब्लॉकबस्टर की जो सर्विस थी और स्टोर का एक्सपीरियंस था वो लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा। इसीलिए देखते ही देखते एक स्टोर से 2, 2 से 4 और 4 से 8 और ऐसे कर करके बहुत सारे स्टोर्स ओपन हो गए। ब्लॉकबस्टर ने पूरे वीडियो रेंटल इंडस्ट्री पे कब्जा कर लिया था क्योंकि मार्केट में वो एकमात्र ही प्लेयर था। इसके अलावा दोस्तों ये अपने स्टोर्स को ऐसी जगह पे ओपन करते थे जहां पे लोग आसानी से इन तक पहुंच सके और अपनी पसंद की VHS रेंट पे ले सके। जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी वैसे वैसे इन्होंने वीडियो कैसेट रेंटल के साथ साथ कुछ और भी बिजनेस शुरू कर दिए, जैसे कस्टमर्स को पॉपकॉर्न, कैंडी, सोडा ऐसे प्रोडक्ट सेल करना। साथ ही साथ में इन्होंने अपना मर्चेंडाइज भी निकाला था, जैसे कि टी-शर्ट, कप, मग वगैरह वगैरह। यानी कि दोस्तों जो कस्टमर्स इनके पास ऑलरेडी आ ही रहे थे उनको एक्स्ट्रा चीजें बेचकर ये और भी ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे। ब्लॉकबस्टर की मार्केटिंग करने के लिए इन्होंने रेस्टोरेंट्स और कॉफी शॉप के साथ टाइप किया था, क्योंकि वहां पे ऐसे लोग आते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए पैसा खर्चा करने की ताकत रखते हैं। साथ ही साथ में ये ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के तरीके भी इस्तेमाल करते थे अपने ब्रांड की मार्केटिंग करने के लिए। कस्टमर जहां जाते थे उन्हें ब्लॉकबस्टर ही दिखाई देता था, इसीलिए ब्लॉकबस्टर ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई और इनके स्टोर पे कस्टमर्स की संख्या भी। वैसे दोस्तों अगर आप में से किसी के भी मन में ये ख्याल आ रहा है कि अगर कोई टाइम पर VHS नहीं लौटाता था तो उसके साथ क्या होता था, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ब्लॉकबस्टर अपने कस्टमर से लेट फीस भी चार्ज करता था। दोस्तों देखते ही देखते इनका जो बिजनेस था पूरे अमेरिका में फैल गया, उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में भी फैल गया। फिर एक टाइम ऐसा भी आया जब ब्लॉकबस्टर ने पूरी दुनिया भर में 84,300 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की और 58,500 एम्प्लॉयज तो सिर्फ यूनाइटेड
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे और बाकी देशों से लगभग 25,800 एम्प्लॉइज थे। अब दोस्तों अगर हम स्टोर्स की बात करें तो लगभग 9,094 स्टोर्स इनके थे, जिनमें से 4,500 से ज्यादा स्टोर अमेरिका में थे। इसके अलावा यूके में 2,800 से ज्यादा स्टोर हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों अगर आज की बात की जाए तो ब्लॉकबस्टर का सिर्फ एक ही स्टोर मौजूद है, जो कि अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। लोग वहां जाते हैं, कैसेट्स को देखते हैं, फोटो खिंचाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। चलिए दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज ब्लॉकबस्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लॉकबस्टर एक बहुत बड़ा जाइंट बन चुका था, मार्केट में अकेला राजा था। लेकिन वक्त धीरे धीरे बदल रहा था, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही थी। इस चीज को ब्लॉकबस्टर सही समय पे भाप नहीं पाया और नेटफ्लिक्स जैसी छोटी सी कंपनी ने उसको चारों खाने चित कर दिया। दोस्तों 1997 के आसपास की बात है। डीवीडी एक नई टेक्नोलॉजी थी जो मार्केट में धूम मचा रही थी। वैसे आप खुद जानते होंगे, सीडी में स्पेस कम होता था और डीवीडी में ज्यादा होता था, जिसकी वजह से बड़ी फाइल साइज और अच्छी क्वालिटी की मूवी डीवीडी में स्टोर की जा सकती थी। तो कस्टमर्स को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस डीवीडी का यूज करने लग गए थे। अमेरिका का एक बहुत बड़ा फिल्म एंड एंटरटेनमेंट स्टूडियो है वार्नर ब्रोस। इन्होंने ब्लॉकबस्टर के सामने एक डील रखी कि हम जो भी नई मूवी रिलीज करेंगे उसके डीवीडीज मार्केट में सेल करने से पहले हम आपको डीवीडीज बनाकर दे देंगे और आपके पास एक्सक्लूसिव राइट होंगे उन डीवीडीज को रेंट पे देने के। और मार्केट में जब डीवीडी किसी के पास भी नहीं होगी तो सब आपसे ही रेंट पे लेंगे। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब आप अपने रेंटल इनकम का 40% हिस्सा हमारे साथ शेयर करें। अब देखिए दोस्तों, उसी दौरान ब्लॉकबस्टर कंपनी का जो सीईओ था वो चेंज हुआ था, जिसका नाम था जॉन एंटिको। सो जॉन एंटिको को ये डील सही नहीं लगी और फाइनली उसने मना कर दिया। वार्नर ब्रोस को ये चीज अच्छी नहीं लगी और उन्होंने डीवीडीज को बहुत ही सस्ते प्राइस में मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिया। इसका फायदा उठाया वॉलमार्ट ने। अब उन्होंने फायदा कैसे उठाया वो मैं आपको बताता हूं। देखिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारी डीवीडीज खरीद ली और लॉस में बेचने लग गए। अब आप सोचेंगे कोई भी लॉस में क्यों बेचेगा। सो देखिए वॉलमार्ट ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि अगर डीवीडी $5 में मिल रही है तो मैं उसे $3 में बेचूंगा। इससे क्या होगा, कस्टमर स्टोर पर आएंगे और जब वो स्टोर पर आएंगे तो डीवीडी के साथ साथ कुछ और भी चीजें खरीदेंगे। अब मान लीजिए डीवीडी में $2 का लॉस हो रहा है, लेकिन कस्टमर डीवीडी के अलावा $50 का कोई और भी सामान खरीद लेता है, जिसमें वॉलमार्ट को $10 का फायदा हो रहा है। सो $10 में से $2 को आप निकाल दीजिए, फिर भी वॉलमार्ट को $8 का प्रॉफिट हो रहा था। अब देखिए दोस्तों, ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के लिए बताएं। अब जब वॉलमार्ट के कॉम्पिटिटर्स को पता चला कि वो ये स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं तो सभी लोगों ने यही करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों आप एज अ कस्टमर जरा सोचिए, अगर आप सस्ते में डीवीडी खरीद सकते हैं तो आप रेंट पे क्यों लेंगे। और ऐसा ही कुछ ब्लॉकबस्टर के साथ हुआ, उसकी सेल्स लगातार कम होने लग गई। 29 अगस्त 1997 में नेटफ्लिक्स भी मार्केट में आ गया और कस्टमर को ऐसी सर्विस देने लग गया जिसके बारे में कभी ब्लॉकबस्टर ने सोचा भी नहीं था। देखिए नेटफ्लिक्स ने कस्टमर्स को उनके घर पे ही डीवीडी पहुंचाना शुरू किया। मतलब जिसे भी डीवीडी चाहिए होती थी वो सिंपली फोन करके अपनी फरमाइश बता सकता था और नेटफ्लिक्स उसके पसंद की डीवीडी उसके घर पे ही डिलीवर करवा देता था। साथ ही एक फिक्स मंथली रेंटल सर्विस भी शुरू की थी, जिसके बाद में कोई भी डीवीडी 1 महीने तक अपने पास रख सकता था और जब उसका मन करे वो डीवीडी देख सकता था। नेटफ्लिक्स की ये सर्विस लोगों को बहुत पसंद आने लग गई क्योंकि उनको डीवीडी लेने के लिए अब स्टोर्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। नेटफ्लिक्स बहुत ही तेजी से पॉपुलर होने लग गया। अब जो लोग डीवीडी को एक्सपीरियंस करके खरीदना चाहते थे बस वही लोग ब्लॉकबस्टर के स्टोर पे जाते थे और बाकी के लोग नेटफ्लिक्स पर स्विच होने लग गए। जब ब्लॉकबस्टर को नेटफ्लिक्स के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा ये जो कॉन्सेप्ट है ज्यादा लंबे समय तक चलेगा नहीं, क्योंकि जिनको डीवीडी एक्सपीरियंस करके खरीदने की आदत है वो भले 1 या 2 बार ट्राई करने के लिए ऑनलाइन मंगवा ले, लेकिन एक्सपीरियंस करने के लिए उन्हें हमारे स्टोर पर ही आना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। एक बार जिसने नेटफ्लिक्स से मंगाना शुरू कर दिया वो दोबारा कभी ब्लॉकबस्टर के पास गया ही नहीं, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन ब्लॉकबस्टर का जो मार्केट था वो नेटफ्लिक्स खाते जा रहा था। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, ब्लॉकबस्टर को ऑनलाइन सर्विस शुरू करने में 6 साल लग गए। 2004 में उन्होंने ब्लॉकबस्टर ऑनलाइन नाम से सेम सर्विस देना शुरू किया जो नेटफ्लिक्स प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि नेटफ्लिक्स नए नए इनोवेशन कर रहा था और ब्लॉकबस्टर ढंग से वो भी नहीं कर पा रहा था जो नेटफ्लिक्स ऑलरेडी कर चुका था। दोस्तों एक बार नेटफ्लिक्स के को फाउंडर और सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने एक बात बोली थी, मुझे अक्सर डर लगता है कि हमने डीवीडी की सक्सेस के बाद अगर स्ट्रीमिंग सर्विसेज शुरू ना की होती तो हमारे साथ क्या होता। मोस्टली जो कंपनीज होती है वो किसी एक चीज में ग्रेट होती है, लेकिन जब नई चीज आती है तो उसमें ग्रेट नहीं हो पाती, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर वो नई चीजों को ट्राई करेंगे तो उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा। और जब एक्चुअल में नुकसान पहुंचना शुरू होता है तो उनको रियलाइज होता है कि हमने नई चीजों पर ध्यान ना देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद में कंपनी डेस्परेटली होपलेसली रिकवर करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कंपनीज रेयरली डाइज फ्रॉम मूविंग टू फास्ट बट दे फ्रीक्वेंटली डाइज मूविंग टू स्लोली। नाउ बैक टू द टॉपिक। साल 2000 में नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर के सामने एक प्रपोजल रखा कि आप हमारी कंपनी $50 मिलियन में खरीद लो। देखिए दोस्तों ब्लॉकबस्टर चाहता तो आसानी से खरीद सकता था, क्योंकि उसने 1 साल पहले ही आईपीओ किया था जिसमें $465 मिलियन रेज किए थे। लेकिन ब्लॉकबस्टर को लगा कि नेटफ्लिक्स छोटी सी कंपनी है, इसके लिए $50 मिलियन खर्च करना बेवकूफी होगी। नेटफ्लिक्स के फॉर्मर सीएफओ बैरी मैकर्थी ने बताया कि जब हमने ये प्रपोजल रखा तो वो हमें देखकर जोर जोर से हंसने लग गए, लाइक हमने कोई मजाक किया हो। दोस्तों ब्लॉकबस्टर का एक और बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू था उसकी लेट फीस। जब कोई कस्टमर इनसे डीवीडी रेंट पे लेता था और टाइम पे वापस नहीं करता तो ये उसे रोजाना का $1
लेट फीस के तौर पे चार्ज किया करते थे और साल 2000 में सिर्फ लेट फीस से ब्लॉकबस्टर ने $800 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इसके पूरे रेवेन्यू का 16% था। लेकिन दोस्तों एज ए कस्टमर कोई भी लेट फीस पे नहीं करना चाहता और नेटफ्लिक्स भी किसी भी प्रकार की लेट फीस नहीं लेता था। कस्टमर को सिर्फ एक बार पे करना होता था, दैट्स इट। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, नेटफ्लिक्स की शुरुआत भी इसी लेट फीस के चक्कर में हुई थी। देखिए रीड हेस्टिंग्स को $40 एज ए लेट फीस ब्लॉकबस्टर को पे करना पड़ा, जिससे उनको बहुत गुस्सा आया। फिर उनको लगा कि लेट फीस अगर मुझे पसंद नहीं है तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लेट फीस पसंद नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने कस्टमर्स को ध्यान में रखकर नेटफ्लिक्स की शुरुआत की। फिर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 2004 में ब्लॉकबस्टर ने ऑनलाइन सर्विस देना शुरू कर दिया और 2005 में एक कैंपेन प्रमोट किया, नो मोर लेट फीस पॉलिसी। अब जब इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया तो 40 से ज्यादा स्टेट्स में ब्लॉकबस्टर के खिलाफ फॉल्स एडवर्टाइजमेंट दिखाने की कंप्लेंट दर्ज हो गई, क्योंकि ब्लॉकबस्टर ने पॉलिसी कुछ इस तरीके से बनाई थी कि कस्टमर को लेट फीस की जगह डीवीडी की पूरी प्राइस पे करनी पड़ रही थी। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी थी ब्लॉकबस्टर के लिए बैकफायर कर गई और लोगों के बीच में जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ था वो कुछ हद तक टूट गया। तो इसी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने 2006 में एक और प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था टोटल एक्सेस। इसमें कोई भी कस्टमर ब्लॉकबस्टर से ऑनलाइन डीवीडी रेंट पे मंगवा सकता था और अगर वो सेम डीवीडी ब्लॉकबस्टर के किसी भी नियरेस्ट स्टोर पे जाके सबमिट करता तो उसे एक और नई डीवीडी मिल जाती थी, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ ही कस्टमर से ब्लॉकबस्टर ने लेट फीस लेना भी बंद कर दिया था। इस प्रोग्राम के शुरू होने के बाद में बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स को छोड़कर ब्लॉकबस्टर ऑनलाइन की सर्विसेज लेने लग गए थे। कस्टमर्स को जाता देखकर नेटफ्लिक्स घबरा गया और उन्होंने ब्लॉकबस्टर के सामने एक प्रपोजल रखा कि आप ब्लॉकबस्टर ऑनलाइन का जो बिजनेस है वो हमें बेच दो। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर ऑनलाइन को क्यों खरीदना चाहता था, जबकि वो तो उल्टा ब्लॉकबस्टर का बिजनेस खराब कर रहा था। देखिए नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन सेगमेंट में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया था, ब्लॉकबस्टर ऑनलाइन इस सेगमेंट में नया था। तो अगर नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर के ऑनलाइन सेगमेंट को खरीद पाता तो उस सेगमेंट में उसे कंपटीशन देने वाला कोई भी नहीं बचता। लेकिन दोस्तों हुआ वही जो आप सोच रहे हैं, ब्लॉकबस्टर ने डील एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा साबित हुआ, क्योंकि लेट फीस ना होने की वजह से ब्लॉकबस्टर का रेवेन्यू पहले ही कम हो गया था। इसके अलावा टोटल एक्सेस प्रोग्राम की वजह से ब्लॉकबस्टर को पर डीवीडी पे $2 का लॉस हो रहा था। यानी कि दोस्तों जब भी कोई कस्टमर डीवीडी एक्सचेंज करता था तो ब्लॉकबस्टर को $2 का नुकसान हो जाता था। इस प्रोग्राम की वजह से लाखों कस्टमर्स ब्लॉकबस्टर ऑनलाइन की सर्विसेज यूज करके डीवीडी एक्सचेंज करवाने लग गए थे। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए उनको कितना लॉस हो रहा था। साथ ही लेट फीस ना होने की वजह से कस्टमर को कोई डर नहीं था, जब उनका मन करता डीवीडी वापस कर देते, नहीं मन करता तो घर में पड़ा रहने देते। इससे क्या होने लगा, उनकी जो डीवीडी थी वो कस्टमर के घरों के अंदर फंसने लग गई। डीवीडी को बार बार रेंट पे देकर जो इनकम जनरेट की जा सकती थी वो भी कम होने लग गई। जॉन एंटिको जो ब्लॉकबस्टर के सीईओ थे वो कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने में नाकामयाब थे। जो भी स्ट्रेटजीज वो लेकर आ रहे थे सभी की सभी स्ट्रेटजीज में लॉस हो रहा था, इसलिए उनको ब्लॉकबस्टर से निकाल दिया गया और नया सीईओ बनाया गया जिसका नाम था जेम्स डब्ल्यू कीज। 2007 में नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी शुरू कर दी। अब कोई भी अपने घर बैठे बैठे कंप्यूटर या फिर टीवी पर अपने मनपसंद की मूवी या टीवी शो देख सकता था। अब कस्टमर्स को डीवीडी की कोई भी जरूरत नहीं थी। नेटफ्लिक्स लगातार इनोवेशन कर रहा था और ब्लॉकबस्टर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसका असली कॉम्पिटिटर है कौन। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करने वाला नेटफ्लिक्स या ऑफलाइन स्टोर चलाने वाला वॉलमार्ट। मूवी लिंक नाम की एक कंपनी थी जो नेटफ्लिक्स की तरह स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। उसे ब्लॉकबस्टर ने $6.6 मिलियन में खरीद लिया था ताकि वो भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाए। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा, ब्लॉकबस्टर का विजन क्लियर नहीं था कि वो कहां ध्यान दे, ऑनलाइन में या फिर ऑफलाइन में। सो फाइनली ब्लॉकबस्टर ने सोचा कि ये जो ऑनलाइन वाले हैं इनसे तो बाद में निपटेंगे, ऑफलाइन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन रेवेन्यू है वो तो वहीं से आता है और हम हमारे ऑफलाइन स्टोर्स की वजह से ही जाने जाते हैं। तो मूवी लिंक कंपनी को खरीदने के बाद भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे ध्यान नहीं दिया। दोस्तों 2008 में ब्लॉकबस्टर के सीईओ ने कहा, आई हैव बीन फ्रैंकली कंफ्यूज्ड बाय दिस फैसिनेशन दैट एवरीबॉडी हैज विद नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स डजंट रियली हैव और डू एनीथिंग दैट वी कांट और डोंट ऑलरेडी डू आवरसेल्फ। दोस्तों स्टेटमेंट के अगले 2 साल बाद यानी कि 2010 में ब्लॉकबस्टर बैंकरप्सी की कगार पर खड़ा था। निको कैलेंटानो जो ब्लॉकबस्टर का फॉर्मर शेयर होल्डर था, उसने लिखा कि ब्लॉकबस्टर आज इस पोजीशन में इसलिए है क्योंकि जेम्स कीज ने कंपनी को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में अटकाए रखा जो अब काम नहीं करता है। इंडस्ट्री में जो चेंजेस हो रहे थे, अगर जेम्स कीज उनको सही टाइम पे देख पाता तो आज ब्लॉकबस्टर कोर्ट में चैप्टर 11 बैंकरप्सी फाइल नहीं कर रहा होता। अब दोस्तों अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि कंपनी तो पहले अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो क्या उस टाइम पैसा नहीं बनाया कि बैंकरप्सी की नौबत आ गई? सो देखिए दोस्तों, इनके बिजनेस मॉडल में ही गड़बड़ थी, कभी इन्होंने ढंग से प्रॉफिट कमाया ही नहीं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे नेटफ्लिक्स कैसे लगातार प्रॉफिट कमाता रहा और ब्लॉकबस्टर प्रॉफिट कमाने में स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि दोनों का बिजनेस मॉडल अलग अलग था। देखिए इनके ऑफलाइन स्टोर्स थे जिनको सेटअप करने में बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में स्टाफ को हायर करना पड़ता है, स्टोर को मेंटेन रखना पड़ता है क्योंकि कस्टमर रेगुलर बेसिस पे विजिट करते हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि उनके खर्चे कम थे, जिसकी वजह से वो अपना सारा ध्यान और पैसा इनोवेशन में लगा पा रहे थे। 2011 में बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग्स में ब्लॉकबस्टर को डिश नेटवर्क ने $320 मिलियन में एक्वायर कर लिया था, जबकि दोस्तों 2004 में ब्लॉकबस्टर ने $5.9 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया
किया था। डिश ने ब्लॉकबस्टर को वापस से मार्केट में लाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन खास फायदा नहीं हो पाया और 2 साल बाद यानी कि 2013 में डिश नेटवर्क ने ब्लॉकबस्टर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब ब्लॉकबस्टर सिर्फ लोगों की यादों में है और बैंड ओरेगन में आज भी इसका आखिरी स्टोर मौजूद है, जो एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। वो लोगों को ब्लॉकबस्टर की कहानी बयां करता है। लोग वहां पे जाते हैं, कैसेट्स को देखते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, साल 2023 नेटफ्लिक्स के लिए लकी रहा और ब्लॉकबस्टर के लिए अनलकी। अब नेटफ्लिक्स के लिए लकी क्यों रहा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसी साल कंपनी ने अपनी पहली ओरिजिनल सीरीज लिली हैमर को क्रिएट किया था। इसकी सफलता के बाद में और भी कई सारे नेटफ्लिक्स ओरिजिनल तैयार किए जो स्ट्रीमिंग की दुनिया में रिवॉल्यूशन लेकर आए। 2014 के एमी अवार्ड में नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल शोज को 31 नॉमिनेशन मिले और 3 अवार्ड भी जीते। 2015 में नेटफ्लिक्स ने पहली फीचर फिल्म बनाई बीस्ट ऑफ नो नेशन। 2016 तक नेटफ्लिक्स दुनिया भर के 130 देशों में पहुंच गया और 2017 में नेटफ्लिक्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म व्हाइट हेलमेट्स के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता। और दोस्तों, 2017 में ही इसके दुनिया भर में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ यूजर बन गए। उसके बाद में दुनिया भर में मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़ती गई और इनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते गए। और करंट टाइम की अगर हम बात करें तो नेटफ्लिक्स के 21 करोड़ से ज्यादा पेड यूजर्स हैं। कई बड़े बड़े स्टार्स इनकी सीरीज में नजर आ चुके हैं और कई बैनर नेटफ्लिक्स के लिए आज वेब सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वैसे आपको क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।